गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। पिछले सत्र में हमने आपके साथ खंड 4 पे चर्चा करी थी, बीपीएससी 131 लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य। आज हम आपसे आखिरी खंड यानी खंड 5 पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के बारे में। क्या है नवीन लोक प्रशासन, क्यों जरूरत पड़ी, क्या है इसकी रूपरेखा और क्या है इसकी आवश्यकता। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोक प्रशासन में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। सूचना तकनीक, संचार, संगणक, व्यापार या उदारीकरण बैंकिंग, जिसको आप लिबरलाइज्ड बैंकिंग के नाम से जानते हैं, या वित्तीय व्यवस्थाएं हुई, उनमें अनियमितता आई, अंतर्राष्ट्रीय निगमों में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, कंपनियों का विकास हो रहा है, वैश्वीकरण आ रहा है। तो इन सब के कारण आपके लोक प्रशासन के मूलभूत स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले। लोक प्रशासन वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है, वैश्वीकरण ने जिस तरीके से पूरे विश्व को प्रभावित किया है, उसी तरीके से उसने लोक प्रशासन को भी प्रभावित किया है। वैश्विक संस्थाओं के द्वारा लाए गए दबाव भी बहुत ज्यादा है। इन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से व्यापक प्रभाव या निहितार्थ है, क्योंकि इसमें विकासशील देशों की निर्भरता पश्चिमी जगत पर बढ़ जाती है। ये परिवर्तन इन देश के लोगों को विकल्पहीन बना देते हैं, क्योंकि इनके पास इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व देशों का आगमन हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब आपके सामने आई तो इनके पास विकल्पों का अभाव था, क्योंकि ये इनके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं था। इनके पास रिसोर्स थे, इनके पास व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं को, उन रिसोर्सों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और विकास के पथ पर आगे बढ़ा जाए, इसका उन्हें जरा सा भी अनुमान नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें या नवीन लोक प्रशासन के बारे में बात करें, तो नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव जो आया, वो इस उद्देश्य से आया कि जो तृतीय विश्व देश हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सुचारू लोक प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की जा सके। वहां के लोगों के हिसाब से उनको बताया जा सके कि उनके लिए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए, ताकि लोगों के हित को कहीं ना कहीं पूरा किया जा सके। बहुत सारे देश थे, जैसे अगर आप बड़े देशों का नाम लो तो वहां पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चल रहे थे, यानी संरचना अनुकूलन कार्यक्रम। जैसा कि आपको नाम से समझ में आता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, संरचना के हिसाब से आपको परिवर्तन लाना होगा, ताकि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल, उनके हिसाब से उनके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो अगर आप यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो सबसे पहले जो नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन की बात आई, उसकी अगर आपको एक झलक देखनी हो तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहीं ना कहीं उसका जो एक बेसिक थीम था वो आपको दिखाई दे जाता है। साथ ही जो लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रबंधन जिसने बात करी कि क्या था और क्यों आया। लोक प्रबंधन पहले से था, लेकिन नवीन शब्द जुड़ने की वजह क्या थी, क्यों? क्योंकि राज्य की भूमिका बदल रही थी। राज्य की भूमिका क्यों बदल रही थी? क्योंकि राज्य सदैव ही शासन का केंद्र रहा है। स्टेट ही वो यूनिट है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं हम लोक प्रशासन के स्वरूप को इंगित करने की का एक प्रयास करते हैं। तो परंपरागत रूप से अनेकों राज्यों ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया, जिसने एक ऐसी राजनीतिक व्याख्या की जिसके जन संरचना के कल्याण को भारी मात्रा में आगे लेके जाया जा सके। और कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के जो परिप्रेक्ष्य था, जब वो अस्तित्व में आया, तो राज्य की जो जिम्मेदारियां थी वो बढ़ गई थी। 1990 और 80 के दशक में वैश्वीकरण का प्रभाव आपको देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्तियां थी, उन्होंने राज्य के चरित्र को बदल दिया। उन्होंने राज्य के चरित्र को एक प्रतिस्पर्धी राज्य में कहीं ना कहीं परिवर्तित कर दिया, और निजीकरण की तरफ हम बढ़ने लगे। क्या जरूरत पड़ी निजीकरण की? हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही एक अ, उत्तर था, वैश्वीकरण का ही एक निष्कर्ष था ये आपकी निजीकरण की व्यवस्था। तो 1980 और 1990 के दशक में हमने ये देखा कि ब्रिटेन तथा अमेरिका में जो बाजारी व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं वो राज्य विरोधी और निजी अच्छा तथा सार्वजनिक दोषपूर्ण, प्राइवेट गुड एंड पब्लिक बैड के पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका मानना था कि अगर हम निजीकरण की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे तो राज्य को भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा, राज्य को भी उसका लाभ मिलेगा, और जो व्यक्ति है उनके हितों को भी हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने विकल्पों को ज्यादा अच्छे तरीके से रख पाएंगे। और इसी नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन उपागम के अंतर्गत हमने ये देखा कि पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोकहित उपागम के बारे में भी बात की गई। लोकहित उपागम के बारे में मैंने आपसे पिछले सत्र में चर्चा करी थी, जिसमें ये कहा गया था कि व्यक्ति
अनेकों विकल्पों को सामने रखकर चुनाव करने की इच्छा रखता है और अपने स्वहित को चुनते समय वो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो सबसे अच्छा विकल्प है उसको चुनने की कोशिश करता है। इकोनॉमी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता, ये 3 ऐसे गुण थे जो आज आप लोक प्रशासन से कहीं न कहीं उम्मीद लगा के रखते हो और नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन व्यवस्था में भी यही बातें की गई कि इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की माँगों को पूरा कर सकें। कार्यकुशलता, एफिशिएंसी, कार्य में दक्षता होनी चाहिए। जिन लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको ध्यान में रखते हुए हमें एक स्किल्ड तरीके से आगे बढ़ना होगा ताकि हम प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों के हितों के बीच एक समन्वय बिठा के रख सके। इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता, जो भी व्यवस्था हम सामने लेकर आ रहे हैं व्यक्तियों के हितों को पूरा करने के लिए, व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिए वो प्रभावी तरीके से लेकर आए, तभी लोग लोक प्रशासन से अपने आप को जोड़ पाएंगे और इसके नवीन स्वरूप की महत्ता को समझ पाएंगे। लोक प्रशासन में बहुत सारी जटिलताएँ थीं और इन्हीं के कारण, इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण, इन्हीं समस्याओं के कारण, या आप ये कह सकते हो कि जो तृतीय विश्व देश आए, उनमें भी बहुत सारी जटिलताएँ थी, उनमें भी बहुत सारी समस्याएँ थी, तो उनके विकल्प के रूप में कहीं न कहीं हमने नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के बारे में ध्यान दिया। तो लोक प्रशासन की जो नया नवीन परिप्रेक्ष्य है, उसमें बेसिकली ये बात की गई, जो उसकी जो केंद्रीय आधार था, वो 3-4 बातों पर आधारित था। सबसे पहले बोला गया कि जो वर्तमान में बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनमें शासकीय सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अगर शासकीय सुधार नहीं किए गए तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगेगा कि जो शासन है वो स्वहित से प्रेरित है और जनता के हितों को सर्वोपरि नहीं मान रहा है। इसके बाद सार्वजनिक जो संगठन संगठन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन हमने बना के रखे हैं, उन्हें सिर्फ कार्यान्वयन से संबंधित नहीं रखना है, उन्हें हमें ये भी देखना है कि मानसिक रूप से उनमें परिवर्तन आए। जैसे कि नीतियां बनाई जाती हैं और नीतियों के क्रियान्वयन से ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन संबंधित होते हैं, लेकिन सिर्फ क्रियान्वयन तक इनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। वो क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से हो और साथ ही साथ उन इंस्टीट्यूशंस, उन संस्थाओं की जो मानसिकता है वो ये होनी चाहिए कि जिस भी नीति का क्रियान्वयन हम लेकर आ रहे हैं, क्या वो वास्तव में पब्लिक हित को, लोक हित को एड्रेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नवीन लोक प्रशासन के बारे में बात की गई। इसी संबंध में, इसी संदर्भ में न्यू राइट सिद्धांत के प्रभाव को भी के प्रभाव को आंकने का भी एक तरीका निकाला गया, जिस पैराडाइम को हम लाने की कोशिश कर रहे थे, जिस उपागम के अंतर्गत हम लोग प्रशासन के बदलते परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसी में न्यू राइट सिद्धांत के प्रभाव को देखने की भी बात की गई। और न्यू राइट सिद्धांत के प्रभाव के अंतर्गत सबसे पहले हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बात करी। पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोक चयन दृष्टिकोण, जिसको आप जानते हो, हमने आपके पिछले सत्र में बात करी थी कि लोक चयन दृष्टिकोण क्या था। आर्थिक सिद्धांतों को प्रबंधकीय व्यवस्था में शामिल करने की एक प्रक्रिया थी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से आर्थिक जो प्रबंधन के नियम हैं, उन आर्थिक प्रबंधन के नियम को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम लोक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, कार्यकुशलता को बढ़ा सकते हैं। और तब ये कहा गया कि जो व्यक्ति है वो विकल्पों को चुनना चाहता है, वो अपने सामने विकल्पों को देखना चाहता है, तो जो राजनीतिज्ञ हैं उन राजनीतिज्ञ को स्वहित को किनारे रखना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखना होगा और इसी तरीके से कहीं न कहीं ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लोग हमें अपने हितों के बारे में बताएँगे, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे और जब हम उनके हितों की रक्षा करेंगे तो पॉलिटिक्स एक एक्सचेंज, एक विनिमय की प्रक्रिया के रूप में लोगों के सामने आएगा। हम लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, लोग अपना विश्वास हमारे में दिखाएँगे और जो प्रबंधकीय व्यवस्था है, जो लोक प्रशासनिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से लोगों के हितों को आगे लेकर बढ़ पाएगी। इसके बाद लोक चयन के बारे में बात करने के बाद इन्होंने बात करी प्रिंसिपल एजेंट अप्रोच। प्रिंसिपल के रूप में जो अर्थशास्त्र से जो सहमत व्यक्ति थे, उन्होंने ये बोला कि एक स्वैच्छिक विनिमय व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। स्वैच्छिक विनिमय व्यवस्था यानी स्वेच्छा से व्यक्ति उस विनिमय की प्रक्रिया में अपना योगदान देगा। और प्रिंसिपल एजेंट यानी प्रिंसिपल कौन है, जो लोक प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक प्रिंसिपल के रूप में आगे आ रही है। और एजेंट कौन है, एजेंट वो व्यक्ति है, एजेंट यानी व्यक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था को जोड़ने वाली एक कड़ी। तो उस एक एक ऐसी व्यवस्था हमें स्थापित करनी है, एक ऐसे सुचारू रूप से हमें लोगों के सामने प्रभावी लोक प्रशासकीय व्यवस्था को रखना है, जो लोगों को कहीं न कहीं मुख्य रूप से प्रशासन से जोड़े। प्रशासन लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं, जो उनकी इच्छाएँ हैं, उनको समझे, उनकी
कहीं न कहीं जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उसको समझने की कोशिश करे और उसके बाद ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करे, जो लोगों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे समाज की स्थापना करे, जो समाज, राज्य तथा व्यक्ति सभी के लिए कहीं न कहीं बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके बाद इन्होंने बात करी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट अप्रोच की, जिसको हम कहते हैं विनिमय लागत दृष्टिकोण। ये बहुत ही प्रमुख आर्थिक दृष्टिकोण है। लेन-देन में वो सभी लागत आती हैं जो विनिमय के कार्यान्वयन में खर्च की जाती हैं। तो जहाँ पर निष्पादन के लिए किए गए जो भुगतान हैं, उन पर जो आधारित सेवाएँ हैं और जो वस्तुएँ हैं, उनका आदान-प्रदान किया जाता है। तो ये माना गया कि ये जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट अप्रोच है, यानी जो विनिमय प्रक्रिया चल रही है, जो लेन-देन चल रहा है प्रशासकीय व्यवस्था में, उसमें कम खर्च करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को आगे समझा जाए, बढ़ाया जाए और कम खर्च में किस तरीके से सुचारू और प्रभावी लोक प्रबंध की नीतियाँ, लोक प्रशासन की नीतियाँ हम लोगों के सामने लेकर आ सके। अब अगर हम देखें कि क्या है नवीन लोक प्रशासन की रूपरेखा, इसका कैरेक्टर स्केच अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके की इसकी प्रकृति है या इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो इसकी विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट्स में इंगित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में सबसे पहली जो चीज़ थी वो क्या निकल कर आई? तो उन्होंने बोला कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव है, वो नीति निर्माण कौशल के साथ प्रबंधात्मक कौशलता की भी बात करता है। प्रबंधात्मक कौशलता यानी नीतियाँ बन रही हैं, नीतियों को लागू किया जाना है, लेकिन उन नीतियों को किस तरीके से लागू किया जाना है, तो ये जो मैनेजमेंट होना चाहिए, जो मैनेजमेंट जो अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से कम कॉस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड्स को पूरा करते हुए लोकहित को एड्रेस करें, इसको हम कहते हैं प्रबंधात्मक कौशल। तो इस कौशल का विकास लोगों में किया जाना चाहिए, उन लोगों में जो कि प्रशासकीय व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो सार्वजनिक संगठन है, उनको अपने लक्ष्यों, योजनाओं तथा आवश्यक स्वायत्तों को रखने वाले एक प्रभावी संस्थाओं के रूप में निकल कर आना पड़ेगा। उनको एक सेपरेट यूनिट की तरह कहीं न कहीं विभाजित किया जाना चाहिए जब क्योंकि जो अगर हम उन्हें सेपरेट इकाई की तरह विभाजित नहीं करेंगे, तो एक जो ऑटोनॉमी होती है, जो स्वायत्तता की भावना होती है, जब तक उनके अंदर ये हम विकसित नहीं करेंगे, हो सकता है वो प्रभावी तरीके से कार्य ना कर पाएँ। तो जितने भी सार्वजनिक संगठन हैं, उनको कुछ हद तक कहीं न कहीं आपको स्वायत्तता प्रदान करना चाहिए और उन्हें एक नो एक अलग इकाई के रूप में दिखाया जाना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसी इकाई है जो सरकार से जुड़ी तो है, लेकिन सरकार से अलग होते हुए भी कहीं न कहीं वो अपने डिसीजंस ले सकती है और लोक हित में अपने निर्णयों को आगे लेके जा सकती है। इसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र है तथा जो निजी क्षेत्र है, उनकी सार्वजनिक क्षेत्र में आप क्या देखते हो क्यों ज़रूरत पड़ी हमें प्राइवेटाइज़ेशन की? क्योंकि जो राज्य था उसको कहीं न कहीं जो लाभ था वो कम हो रहा था और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी हमारे अंदर कम होता जा रहा था। तो ये कहा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था है, उनमें निजी क्षेत्र की प्रबंधकीय व्यवस्थाओं तथा कार्य प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए ताकि जो प्रॉफ़िट हमको वहाँ दिखाई दे रहा है, जिस प्रॉफ़िट के आधार पर, जिस लाभ की गणना के आधार पर हम प्राइवेटाइज़ेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अगर उस प्राइवेटाइज़ेशन की कुछ प्रैक्टिसेज़ को बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को हम अपनी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव को अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव के साथ मिक्स करेंगे, अगर हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के साथ प्राइवेट की प्रैक्टिसेज़ को मिक्स करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा आउटपुट, एक बहुत ही अच्छा जो निष्कर्ष है, वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि पूर्व निर्धारित जो निर्गत उपाय हैं, उनको सार्वजनिक संगठनों के द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। यानी निर्गत के उपाय यानी जो इनपुट हमको देना है। जो जो इनपुट हमारे पास आ रहा है और जो आउटपुट हमें देना है, उसको सोचते समय कहीं न कहीं हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से हम इनपुट क्या होता है? इनपुट वो डिमांड होती है जो लोगों के माध्यम से संगठन के अंदर आती है। तो उस इनपुट को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है जिसमें आप रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है, जिसमें आप इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित कर देते हैं, तो उस उपाय को कहीं न कहीं एक कंट्रोल्ड तरीके से आगे लेकर हमको जाना पड़ेगा। इसके बाद लोक सेवाओं की आपूर्ति में ठेकेदारी देना चाहिए, निजी स्वामित्व का तथा प्रतिस्पर्धा की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि जब तक हम ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर नहीं आएँगे, हो सकता है लोग क्योंकि जभी भी आप देखते हो कॉम्पिटिशन जब कहीं पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये प्रतिस्पर्धा की भावना जब हमारे अंदर आती है, तो हम अच्छा करने के लिए प्रेरित
हो रहे होते हैं क्योंकि उसमें हमें अपना लाभ दिखाई देता है। तो इन्होंने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सार्वजनिक क्षेत्र भी निजी क्षेत्रों की तरीके से लाभ कमाते हुए लोक हित को एड्रेस कर सके। इसके बाद ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति सेवाओं को अधिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, पैसे की कीमत सुनिश्चित की जानी चाहिए, अधिक अच्छी सेवा की आपूर्ति को सुगम बनाया जाना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि जो सूचना प्रसार व्यवस्था है, जो सूचना तकनीकी व्यवस्था है, उसमें सुचारू रूप से जो आवश्यक परिवर्तन है वो किए जाने चाहिए। सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति में भी प्रतिस्पर्धा लानी चाहिए, जैसे कि आप ठेकेदारी देखते हैं, बाजार सिद्धांतों को इन्होंने बोला कि ठेकेदारी क्या है? आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस निजीकरण की व्यवस्था में देख रहे हैं, तो हमें जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हम समाज में कर रहे हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, उनमें अगर हम प्रतिस्पर्धा लेकर आएँगे, तो आप क्या देखोगे? एक प्रॉफिट लॉस के बेसिस पर अपने लाभ और अपने मुनाफे को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति है, वो सेवाओं का उत्पादन करेगा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेगा, जिससे अच्छी से अच्छी सेवा लोगों तक पहुँचेगी और अच्छे से अच्छा जो लागत लगी है, उसके फलस्वरूप जो लाभ हमको मिलना चाहिए, वो प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये सब करते हुए भी हमें सेवा सदाचार तथा कुशलता में वृद्धि करने के लिए लोक प्रशासन को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका ये मानना था कि हम प्राइवेट की तरफ तो जाएँगे, हम निजीकरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से तो नहीं अपना सकते, लेकिन निजीकरण की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, जो अच्छी नीतियाँ हैं, उनको अपनाते हुए हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम अपने एथिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें क्लाइंट सेंटर्ड होना पड़ेगा, हमें ग्राहक केंद्रित होना पड़ेगा क्योंकि अगर हम ग्राहक केंद्रित नहीं होते हैं, तो कितनी भी व्यवस्था हम लेकर आएँ, अगर हमने अपने एथिक्स को अगर हमने अपने सदाचार को खो दिया है, तो व्यक्ति अपना विश्वास हमसे खो सकता है। तो क्लाइंट सेंटर्ड होते हुए, सदाचार को बनाए रखते हुए, हमें व्यवस्थाओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति को आगे बढ़ाना है और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार को परिणामोन्मुख बनाने के लिए सरकारी क्रियाकलापों को नियंत्रण मुक्त करना होगा और अगर उनमें नियंत्रण रखना भी है तो एक लिमिटेड नियंत्रण किया जाना चाहिए। हमको ये देखना है कि जितने भी सरकारी तंत्र इसमें शामिल हैं और जितनी भी इकाइयाँ प्रशासनिक व्यवस्था को आगे लेके जा रही हैं, उनमें मिनिमम कंट्रोल की बात करनी होगी लेकिन वो मिनिमम कंट्रोल भी इतना होना चाहिए कि जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, वो किसी भी समय आपसे प्रश्न पूछ सके क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तर की जो व्यवस्था है अगर हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी का सेंस उत्तरदायित्व का सेंस व्यक्ति के अंदर इकाई के अंदर बना रहता है और वो प्रशासनिक व्यवस्था की भलाई को ध्यान में रखते हुए लोकहित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकता है और इसके बाद सबसे मुख्य बात जो उन्होंने करी वो थी टीम स्पिरिट यानी समूह भावना की। उन्होंने बोला कि आप व्यक्तियों को जो कर्मचारी है आप उनको ग्राहकों की सेवा करने के लिए सशक्त बनाइए, उनको स्किल्ड ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें साथ में कार्य करने की भावना को आगे लेकर बढ़ने के लिए प्रेरित करिए क्योंकि किसी भी समस्या का जब हम समाधान करते हैं तो अगर हम कोई एक व्यक्ति अगर उस समस्या का समाधान कर रहा है तो वो एक विकल्प के साथ सोचता है लेकिन अगर 10 व्यक्ति एक समस्या का समाधान कर रहे हैं तो वो 10 विकल्पों को सुझा सकते हैं और उन 10 विकल्पों में से जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है उसको चुनने में आपको मदद मिलेगी। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रकृतियां थी लोक प्रशासन नवीन लोक प्रबंधन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव का। यहाँ पर जो हम लोक प्रशासन अधिकतर राजनीति शास्त्र या विधि पर आधारित है, वहीं पर जो एनपीएम है, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, वो कुछ हद तक आप देखते हो व्यापार प्रशासन यानी बिज़नेस मैनेजमेंट की बात कर रहा है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है और साथ ही साथ अर्थशास्त्र सिद्धांतों की बात कर रहा है। आपने देखा कि टीम स्पिरिट की बात वो कर रहा है, प्राइवेट प्रोसेस की बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने आर्थिक जो प्रबंधन है, उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर नवीन लोक प्रबंधन की जो अवधारणा थी, उसको आपके सामने विकसित करने की बात करी है। और इसी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का एक जो आउटकम था वो ये था कि सरकार उस समय की जो सरकार थी उसने अपने स्वरूप को पुनः खोजने की प्रक्रिया को स्थापित किया क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा था कि जो लोक प्रशासन के जो दृष्टिकोण थे और क्योंकि 1990 का वो दशक था अगर आपको याद हो तो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उदारीकरण के बारे में बात की जा रही थी, निजीकरण के बारे में बात की जा रही थी, वैश्वीकरण के बारे में बात की जा रही थी और उसी समय कहीं न कहीं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को एक गति मिली। बेसिकली हम इसमें अमेरिका और ब्रिटेन की बात करते हैं क्योंकि वहीं पर जो लोक प्रशासन का जो पारंपरिक स्वरूप था उसको कहीं न कहीं चैलेंज किया गया और ये बोला गया कि जो पारंपरिक स्वरूप है या जो पारंपरिक व्यवस्था है वो देश, जनता उनके हितों को आगे लेकर बढ़ने में
आगे लेकर सुचारू रूप से आगे बढ़ने में कहीं न कहीं विफल प्रतीत हो रही है, तो हमें इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है और इसीलिए उस दिन हमने आपसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी थी और उसी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। मार्gaरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन, डेविड ऑसबॉर्न, टेड गैबलर इन लोगों का नाम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की प्रक्रिया के साथ जोड़कर देखा जाता है। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट ये एक थीम रखा गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। उन्होंने बोला रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट यानी सरकार का जो स्वरूप है उसको उसकी पुनर्खोज की जाए। क्यों पुनर्खोज करने की जरूरत थी? क्योंकि पारंपरिक रूप में जो सरकार थी वो लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। लोगों के या आप ये कह सकते हो कि जो तृतीय विश्व देश थे उनके सामने विकल्प नहीं रख पा रही थी। उन्होंने बोला जितने भी स्कॉलर्स का नाम हमने अभी आपके सामने रखा, उन्होंने बोला कि क्या ज़रूरत है कि हम सरकार की पुनर्खोज करें? तो उन्होंने कहा कि सरकार केवल व्यापार की तरह नहीं हो सकती क्योंकि सरकार तथा व्यापार के उद्देश्य अलग-अलग हैं। वो दोनों महत्वपूर्ण हैं, वो दोनों आवश्यक हैं, लेकिन सरकार एक व्यापारिक संस्था में परिवर्तित नहीं हो सकती। हाँ, हम व्यापार के कुछ अच्छे नियमों को सरकारी तंत्र में शामिल कर सकते हैं और इस तरीके से हम सरकार के एक नए स्वरूप को लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि हमारी सरकार कितनी बड़ी है, बल्कि प्रश्न यह है कि हमारी सरकार किस प्रकार की है और इसीलिए उन्होंने परिवर्तित होने वाली या स्वयं की पुनः खोज करने वाली सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया। जिस प्रतिमान का उन्होंने अवधारित किया, जिस प्रतिमान को उन्होंने कहीं न कहीं अपना समर्थन दिया, उसके 10 रूप उन्होंने बताए कि सरकार किस-किस तरीके से अपने स्वरूप को बदल सकती है। सबसे पहले उन्होंने कैटलिस्टिक गवर्नमेंट के बारे में बात करी, यानी उत्प्रेरक सरकार, जिसमें उन्होंने बोला कि वो केवल सेवाएँ प्रदान करना ही नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। कैटलिस्ट यानी एक चेंज लाने वाली प्रक्रिया। तो कार्यशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, समस्याओं के साथ-साथ विकल्पों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और सिर्फ हम सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम समस्याओं को समझते हुए उनका समाधान भी लोगों को देंगे। दूसरा उन्होंने बोला समुदायोन्मुख सरकार यानी कम्युनिटी ओरिएंटेड सरकार, ऐसी सरकार जो संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए, समुदाय को ध्यान में रखते हुए सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ाएगी और नागरिकों के सशक्तिकरण पे भी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। उसके बाद उन्होंने कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस यानी प्रतिस्पर्धी सरकार के बारे में बात करी, जिसमें उन्होंने बोला कि अलग-अलग सेवादाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उद्देश्य या प्रयोजन संचालित सरकार के बारे में बात करी, जिसमें नियमों तथा विनियमों के स्थान पर प्रयोजन तथा उद्देश्य से संचालित सरकार के बारे में भी बात करी। उसके बाद उन्होंने परिणामोन्मुख सरकार के बारे में बात करी, जिसमें संगठनों की निष्पादकता को आगतों की अपेक्षा उनके परिणामों के आधार पर मापने की व्यवस्था के बारे में उन्होंने बात करी। इसके बाद उन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड यानी कि ग्राहकोन्मुख सरकार के बारे में बात करी, जिसमें ग्राहकों को खरीदारों के रूप में पुनर्याशित करना तथा उन्हें सेवाएँ देना, सेवाएँ आपूर्ति में चयन करने का अवसर देना, ये इन सब बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बेसिकली अगर आप एक लाइन में अगर इसको बोलो तो उनका मानना था कि जो ग्राहक हैं वो सरकार का हिस्सा बने। अगर वो डायरेक्ट नहीं हम उनको हिस्सा बना सकते तो इनडायरेक्टली हम उनको विकल्प चुनने के माध्यम से सरकार में अपनी प्रतिभागिता दिखाने का मौका प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने उद्यमी सरकार के बारे में बात करी, केवल खर्च करने के स्थान पर धनार्जन करने की ओर प्रयासों को लेकर जुटाना, उन प्रयासों के बारे में बताना जिससे हम हमारा सिर्फ खर्च न बढ़े बल्कि जो हमारा लाभ है वो भी बढ़े, जो धनार्जन की प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ती रहे। उसके बाद उन्होंने पूर्वानुमान वाली सरकार के बारे में बात करी कि पूर्वानुमान यानी कौन सी समस्याएं हैं जो भविष्य में जनता के सामने आ सकती है, तो उन समस्याओं के पैदा होने से पहले उन्हें रोकने के संदर्भ में पहले से ही अगर सरकार क्रियाशील है तो वो समस्याएं लोगों के सामने नहीं आएंगी और एक जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है बिना किसी अवरोध के वो चलती रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने पूर्वानुमान वाली सरकार के प्रतिमान के बारे में बात करी, जो पूर्व से ही अनुमान लगा लेगी कि ये समस्याएं हो सकती हैं और उनको खत्म करने के लिए पहले से ही वो प्रयासों को लेकर आपके सामने तैयार रहेगी। इसके बाद उन्होंने विकेंद्रीकृत सरकार के बारे में बात करी कि नागरिकों के समीप वाले निर्णयन को ले जाने के उद्देश्य से सत्ता को विकेंद्रीकरण का सहारा लेना है। उन्होंने बोला केंद्रीकरण से काम नहीं चलेगा, अब हमें विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि जब तक डेलीगेशन नहीं आएगा, जब तक हम व्यवस्थाओं को बांटेंगे नहीं, जब तक हम निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको लोगों को नहीं देंगे, लोग हो सकता हो अपने आप को कहीं न कहीं पैरालाइज्ड फील करे, हो सकता है उन्हें किसी समय किसी बहुत ही जटिल निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है लेकिन उनके पास निर्णय लेने की जो पावर है, जो शक्ति है वो नहीं है। तो अगर हम वो शक्ति हमें उनको प्रदान करना होगा ताकि जनता के हितों को वो सुचारू रूप से आगे लेके
जा सके। और अंत में उन्होंने बाजारोन्मुख सरकार के बारे में बात करी, यानी जो मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट होती है, जिसमें सेवा प्रदत्तीकरण में नौकरशाही व्यवस्था की अपेक्षा बाजार व्यवस्था पर आश्रित होना या भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि पिछले सत्र में हमने आपको बताया था कि जो नौकरशाही व्यवस्था है, कहीं न कहीं ये माना गया कि जो नौकरशाही व्यवस्था में जो लोग हैं, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जो उसका हिस्सा है, वो स्वहित से ज़्यादा प्रेरित होते हैं। और अगर हम उसे बाजार व्यवस्था में परिवर्तित कर देंगे, तो वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया होगी, लाभ की बात की जाएगी, मुनाफ़े की बात की जाएगी। और अगर हमें अपने लाभ को बढ़ाना है और अपने घाटे को कम करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम व्यक्ति की जो इच्छाएँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे लेके जाएँगे और उन विकल्पों को, उन प्रयासों को, उन प्रक्रियाओं को आगे लेकर आएँगे, जिनसे हमारी जो सरकार है, उसका एक सकारात्मक स्वरूप जनता के सामने आएगा और जनता हमारे साथ अपने आप को जुड़ पाएगी। ऑसबॉर्न तथा गैबलर का ये भी मानना था कि ये जो परिवर्तन है, ये संकट की स्थितियों के द्वारा आवश्यक हुए और कहीं न कहीं आज भी हम ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव का जो रेलेवेंस है, उसको समझ सकते हैं। नवीन लोक प्रबंधन सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा? हमने आपसे बताया कि इसकी प्रकृति क्या थी, सरकार के रूपों को पुनर्खोज करने की बात करी थी। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला? तो ये देखा गया कि नवीन लोक प्रशासन तथा जो परंपरावादी या जो पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके बीच के मूल्यों में टकराव देखा गया। जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे, उन्होंने ये माना कि जो इस वैल्यू सिस्टम को लेकर हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, नवीन लोक प्रशासन में उस चीज़ों का अभाव देखा जा रहा था। एक विरोधाभासी प्रकृति कहीं न कहीं लोगों को दिखाई दी। उन्होंने बोला सरकार के स्वरूप को हम वापस से ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक विरोधाभास है, जिसमें विरोधाभास क्यों है? क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि आज तक जिस सरकारी तंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, शायद उसमें कमियाँ थीं और अगर उनमें कमियाँ थी, तो वो कमियाँ पूर्व में क्यों नहीं देखी गई? इसके बाद आपने ये देखा कि जो राजनीति और प्रशासन के बीच का जो अंतर है, उसको कहीं न कहीं सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था। आपने ये बोला कि जो राज्य है वो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन आपने राज्य को कहीं न कहीं एक आर्थिक क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी संस्था के रूप में प्रस्तुत किया। तो लोगों को ये लगा कि जो राजनीति है और जो राज्य है, दोनों के अलग-अलग स्वरूपों पर चर्चा की जा रही है। राज्य को राजनीति से निकाल कर अर्थशास्त्रीय व्यवस्था बनाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को एक ग्राहक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हर वक़्त हम इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि लाभ कैसे होगा, मुनाफ़ा कैसे होगा, धनार्जन कैसे होगा और कहीं न कहीं हमने नागरिकों को एक ग्राहक के रूप में रख दिया है और अगर हम नागरिकों को ग्राहक समझेंगे तो हो सकता है हम उनकी सेवा ना कर पाएँ। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं, उनका सिर्फ़ प्रबंधात्मक समाधान देने की बात की जा रही है। कहीं न कहीं हम उन्हें सिर्फ़ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन हमें क्लाइंट मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो व्यक्ति जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं और वो व्यवस्था जो उन व्यक्तियों के लिए कार्य कर रही है, उन दोनों के बीच के हितों को ढूँढते हुए हमें एक ऐसी प्रक्रिया लानी होगी, जो नवीन लोक प्रशासन या लोक प्रबंधन का जो उपागम है, उन दोनों को लेकर साथ में चलते हुए राज्य की पारंपरिक व्यवस्था को भी आगे लेकर चलते हुए लोगों को एक अच्छे विकल्प के रूप में आपको सामने दिख पाए। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो नवीन लोक प्रबंधन था, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट था, उसने कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ उसके स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, उसमें सुधार लाने की कोशिश करी। पश्चिमी जो प्रजातांत्रिक देश थे, उनमें सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसको कहीं न कहीं समाप्त करने में अपना योगदान दिया और जो तृतीय विश्व देश थे, उनके लिए भी कहीं न कहीं एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव स्थापित करने में अपना योगदान न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने दिया है। तो ये था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसमें आपने उसके स्वरूप, राज्य के पुनर्स्वरूप को और क्या उसका आउटपुट निकला, इसको आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला इस खंड की जो अगला यूनिट है, जो अगला चैप्टर है, वो बात करता है आपके जो अ, सुशासन उपागम, यानी कि गुड गवर्नेंस अप्रोच। जैसा कि आप जानते हो, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस 2 अलग-अलग शब्द हैं। शासन यानी आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सुशासन यानी आपको अच्छे के लिए कंट्रोल किया जा रहा है। सुशासन यानी सुचारू रूप से, सकारात्मक रूप से एक ऐसी शासन व्यवस्था आपके लिए लाई गई है, जो आपके माँगों को समझेगी, आपकी माँगों को आपसे लेगी, उनकी प्रकृति को समझेगी, उनकी प्रकृति को समझते हुए आपके लिए विकल्पों का चुनाव करेगी, उन विकल्पों को आपके सामने प्रस्तुत करेगी और साथ आप इस प्रशासन और व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगी। सुशासन की अवधारणा को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम राज्य की विस्तृत अवधारणा को जानें। राज्य क्या है? हमें पता है कि राज्य एक ऐसी इकाई है जो कहीं न कहीं राज्य एक एक एब्स्ट्रैक्ट
यूनिट है, राज्य को हम छू नहीं सकते, हम लोकेट नहीं कर सकते और राज्य को एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए सरकार की बात की जाती है। तो सरकार को कहीं न कहीं राज्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है या एजेंट ऑफ द स्टेट माना जाता है, जो राज्य की कार्यों को करने के लिए वास्तव में आया और कहीं न कहीं लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आया। लेकिन आपने क्या देखा कि 1990 के बाद जब प्राइवेटाइज़ेशन की बात की जाने लगी और लिबरलाइज़ेशन की बात की जाने लगी, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने आया कि क्या प्राइवेटाइज़ेशन के नाम पर लोगों के साथ कुछ गलत किया जाएगा? और उसी समय कहीं न कहीं हमने जैसे आपके लोक प्रबंधन में बात करी कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया थी, जो ग्लोबलाइज़ेशन का प्रोसेस था, उसमें लोगों को विश्वास भी था, लोगों को एक नया विकल्प भी दिख रहा था और लोगों को एक नया सवाल भी दिख रहा था कि अभी तक जो शासन व्यवस्था हमारे सामने थी, क्या उसमें कमियाँ थी और अगर वो कमियाँ थी, तो वो हटी क्यों नहीं? तो उन्हीं कमियों को हटाने के लिए, उन्हीं जो समस्याएँ थी, उनका समाधान देने के लिए हमारे सामने सुशासनिक व्यवस्था या सुशासन सरकार के बारे में बात की गई। समुदाय क्या है? समुदाय राज्य की सीमा के अंतर्गत कार्य करता है और राज्य एक राजनीतिक संस्था है, एक निश्चित भूभाग पे काम करता है, उसका एक संप्रभु क्षेत्राधिकार होता है, न्यायपालिका है, नौकरशाही है, संसद है, बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी जटिलताएँ थी, इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएँ थी जिनसे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो दिन प्रतिदिन उसका जो स्वरूप था वो जटिल होता जा रहा था और कहीं न कहीं लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो जनता सरकार को ये समझ में आया कि सबसे पहले हमें लोगों को शासन की अवधारणा के बारे में समझाना पड़ेगा और तभी हम सुशासन के बारे में लोगों को समझा सकते हैं। वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि जो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे थे कि पूर्व में जिस किसी भी देश के द्वारा आर्थिक विकास हमने कहा गया कि हमने बोला कि जो देश है वो आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर है। वर्तमान में वो एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहा था जो जनता के लिए उपयोगी हो। तो अगर हमने ये बोला कि हम प्रबंधकीय व्यवस्था या हम बाजार व्यवस्था के प्रतिमान को प्रशासकीय व्यवस्था में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका ये मानना था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जनता के विकास को प्रोत्साहित करते हुए कुछ नए आयामों को अपने अंदर जोड़ने की कोशिश करेगी और यही नए आयाम सरकार के जो वास्तविक स्वरूप था उसमें परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी थे और गवर्नेंस की जो शासन की प्रक्रिया थी उसे सुशासन की प्रक्रिया में परिवर्तित करने में अपना योगदान दे रहे थे। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पिक्चर आपको दिखाई देता है, उसे हम सुधार प्रशासन के रूप में देखते हैं या हमें सुशासन के रूप में देखते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक था, सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात भी ना करें, अगर हम नॉर्मल इकोनॉमिक प्रोसेस के बारे में बात करें, तो हम ये देखना चाह रहे थे कि जिस सुशासन की बात हम कर रहे हैं, वो किन क्षेत्रों पर अपना काम करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन के बारे में बात करी, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के बारे में वो बात कर रहे थे। दूसरा उन्होंने उत्तरदायित्व के बारे में बात करी यानी एलिमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी की जो भी हम कर रहे हैं उसके प्रति हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और किसी भी वक्त हमने हमसे उससे सवाल किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने विकास के कानूनी ढांचे के बारे में बात करी यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी कि हम विकास के प्रतिमानों को लेकर आ रहे हैं लेकिन उनकी लीगैलिटी क्या है, क्या वो वैध है और अगर वो वैध है तो उनके आधार क्या-क्या है उन पर भी अपना ध्यान हमें केंद्रित किया जाना चाहिए। और सबसे अंत में उन्होंने पारदर्शिता तथा सूचना तक पहुंच के बारे में बात करी यानी ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन। जैसे आज आप देखते हो राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये कहीं ना कहीं आपकी सुशासन व्यवस्था का एक आउटपुट है कि जनता को पता है कि आपको पता है कि किसी भी वक्त आप आरटीआई दाखिल करके किसी भी शासनिक व्यवस्था के बारे में समाचार जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत ये निर्णय लिया गया था। तो इसी पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, इसी ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाते हुए लोगों को सूचना का अधिकार देने के लिए या सूचना तक लोगों की पहुंच को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सुशासनिक व्यवस्था के बारे में बात की गई। अभी तक आपको कुछ हद तक ये समझ में आया होगा कि प्रशासन के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन एक मशीनरी की तरफ से कार्य कर रहा है जो कि नीतियों का निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। लेकिन इसके बाद भी हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर अगर हम सुशासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से नीतियाँ परिवर्तित हो रही हैं और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि सुशासन व्यवस्था सरकार के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी सुशासनिक व्यवस्था का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एक ऐसा विकास यानी विकास की वो प्रक्रिया जो आज के लोगों को के विकास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में जो जनरेशन, जो युग हमारे पास आएगा, जो व्यक्ति हमारे पास आएंगे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए आज की नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कहीं ना कहीं
आपकी सुशासन व्यवस्था का। आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ल्ड बैंक है, उस विश्व बैंक ने आपकी सुशासनिक व्यवस्था के कुछ प्रमुख आधार बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि विधि के शासन का संचालन यानी एग्जीक्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ डाइसी, एबी डाइसी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने ये बोला कि जो सुशासन की वो जो व्यवस्था है, उसमें रूल ऑफ लॉ की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत पर्याप्त कानून आवश्यक है, जो कि व्यक्तिक सुरक्षा तथा बाजार के क्रियान्वयन पर ध्यान दे सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नीति संबंधी वातावरण जो आर्थिक विकास को सरल बनाए तथा गरीबी में कमी से संबंधित हो, ऐसे मॉडल पर हमें फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि जनता द्वारा पर्याप्त लागत व आधारभूत संरचना में विभिन्न क्षेत्रों के सार्वजनिक व्यय का सही बंटवारा किया जाना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है, जब तक उनका सही से डिवीजन नहीं किया जाएगा, हम जनता की मांगों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वहन करने योग्य तथा सुरक्षित नेट के द्वारा असुरक्षित जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। हमें कुछ ऐसी प्रक्रियाओं को साथ में देना चाहिए। हमें सार्वजनिक व्यवस्था में उन खर्चों पर, उन व्ययों पर बल देना चाहिए जिसमें हमारा भी धनार्जन हो और हम स्वहित की भावना से प्रेरित ना होकर बल्कि सामुदायिक हित की भावना से आगे बढ़ सके। तो धनार्जन की प्रक्रिया तो होनी चाहिए, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि हम उन्हें वहन कर पाएँ, हम उनके खर्च को भी वहन कर पाएँ और साथ ही साथ हम लोगों के हितों की रक्षा करते हुए उन खर्चों के अनुसार नीतियाँ भी क्रियान्वित कर पाएँ। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा जो कि यह आश्वस्त करे कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय क्षरण ना करे, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण पर नुकसान ना पहुंचे। तो हमारी जो नीतियाँ हैं वो पर्यावरण के हित में होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो सुशासन है, जो सुशासन की संकल्पना है, उसकी कुछ और आधारभूत विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन। इसमें सुशासन का केंद्र सहभागिता माना जाता है। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि जिनके लिए निर्णय लिया जा रहा है, उनकी भी सहभागिता हमें मिले। तो नागरिकों में आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देना, नागरिकों में इस भावना को बढ़ावा देना कि आप सरकार से जुड़िए और उनकी नीतियों में अपना कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दीजिए, क्योंकि वो नीतियाँ आपके लिए हैं और जब तक आप उन पर अपने टिप्पणी नहीं देंगे, जब तक आप उन पे अपने विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी संपूर्ण सहभागिता सरकार के साथ नहीं दिखाएँगे, सुशासन व्यवस्था कहीं न कहीं विफल साबित हो सकती है। दूसरा हमने अभी आपको बताया रूल ऑफ लॉ कि स्वेच्छा से आप अपने नियमों का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। नीतियाँ सबके लिए बन रही हैं, नियम सबके लिए एक हैं और उन नियमों का जब क्रियान्वयन किया जाएगा तो हर व्यक्ति उस लॉ से बंधा रहेगा। कोई भी व्यक्ति नियम, विधि या कानून के ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति उस विधि से शासित हो रहे हैं और हर व्यक्ति को एक ही तुला पर रखकर उन नियमों का संपादन किया जाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी की बोली, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार संचार के उन्मुक्त प्रवाह की प्राकल्पना पर सुशासन की व्यवस्था आधारित है। लोगों को सूचना मिलती रहे, लोगों को यह अवसर दिया जाना चाहिए कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर उन्हें सूचना जाननी है, अगर उनको ये जानना है कि अगर ये नीति आई है तो इसका आधार क्या था और इस नीति पर कितना खर्च किस चीज़ के लिए किया गया है और व्यक्तियों को हित को ये किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है। तो यह जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का विकास करते हुए हमें व्यक्तियों को कहीं न कहीं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक पारदर्शित संस्था, एक व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रियात्मकता के बारे में बात करी, यानी रिस्पॉन्सिवनेस। पूर्व की जो प्रशासकीय मशीनरी थी वो अपने सभी हिस्सेदारों को विस्तार के क्षेत्र में लाने में असफल थी। क्यों? क्योंकि वो लोगों से अपने आप को जोड़ नहीं पा रही थी, प्रतिक्रिया समय पर नहीं दे पा रही थी। तो वर्तमान में जो संस्थाएँ हैं उनका ये उत्तरदायित्व है कि वो लोगों के प्रति ज़िम्मेदार रहें, लोगों के सवालों के प्रति अपना उत्तरदायित्व दिखाएँ और उनके जो डाउट्स हैं, उनके जो संशय हैं, उनके जो सवाल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके सवालों का निष्पादन, उनकी समस्याओं का निष्पादन करते रहें और उनके प्रति अपने रिस्पॉन्सिवनेस दिखाते रहें। क्योंकि अगर आप उत्तरदायित्व नहीं दिखाओगे, अगर आप अपनी जवाबदेही नहीं दिखाओगे, तो जनता आपसे नहीं जुड़ पाएगी। जनता को ये लगेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सरकार अपने हित में कर रही है और हमारे हितों की रक्षा शायद नहीं की जा रही है। इसके बाद उन्होंने बात करी साम्यता या इक्विटी की। चूँकि प्रशासनिक ढांचा व मशीनरी का लक्ष्य जो है वो सहभागिता है, अतः निष्पक्षता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक था। ये सुशासन का आधार माना गया। उन्होंने माना कि अगर हम एक सामाजिक व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से सुचारू रूप से परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकहित को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें साम्यता के आधार पर बढ़ना होगा। हमें सभी सदस्यों की हिस्सेदारी को
को हिस्सेदारी देने का मौका देना चाहिए। हमें उनकी भूमिका हमें ये भी उन्हें अपॉर्च्युनिटी देनी हमें उन्हें अवसर प्रदान करना पड़ेगा कि वो अपनी भूमिका को सुचारू रूप से आगे लेकर आएँ और जितना योगदान वो दे सकते हैं, उतना योगदान देने के लिए समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्रभावशीलता तथा दक्षता के बारे में बात करी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। उन्होंने बोला कि सामाजिक आवश्यकताओं को, माँगों को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, माँगों और संसाधनों के बीच एक सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हम एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम आपके सामने आ पाएँ। जितनी संसाधन है और जितनी माँग है, जब हम उनको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड रूप से सम आगे बढ़ते हैं, तो हम प्रभावी भी हमारी नीतियाँ प्रभावी भी होंगी और हमारी जो नीतियाँ हैं, हम हमारी जो प्रकृति है, वो लोगों के सामने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक एफिशिएंट गवर्नमेंट के रूप में आपके सामने आ सकती है। इसके बाद उन्होंने प्रेडिक्टेबिलिटी यानी पूर्वानुमान के बारे में बात करी, जैसे कि हमने आपको एक सरकार के स्वरूप के बारे में भी आपको बताया था कि पूर्वानुमान पर आधारित सरकार के बारे में उन्होंने बात करी थी, कि उनका मानना था कि पूर्व में ही हमको ये समझना होगा कि क्या-क्या समस्याएँ लोगों के सामने आ सकती हैं और कैसे हम इसमें सुधार ला सकते हैं। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट भी सरकार में होना चाहिए, स्पष्ट कानून नियम होने चाहिए और इससे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों ही सुचारू रूप से नियंत्रित होनी चाहिए। लोग संवेदनशील हों, लोग भी सरकार के प्रति संवेदनशील हों और सरकार के प्रति सरकार भी लोगों के प्रति संवेदनशील हो, ऐसी प्रक्रिया को हमें साथ में लेना होगा। लोगों द्वारा स्वीकृति पब्लिक कंसेंट का जो सिस्टम है, जो एलिमेंट है, वो भी सुशासन का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना गया। सुशासन के लक्ष्य क्या हैं? सुशासन का लक्ष्य है नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, शासन की दक्षता व प्रभाव को परिवर्धित करना, संस्था की वैधानिकता व विश्वसनीयता को स्थापित करना, सूचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को देना, नागरिक अनुकूल व नागरिक सहयोग शासन की व्यवस्था करना, उत्तरदायित्व का आश्वासन देना, नागरिक सरकार सहयोग को बढ़ावा देना, सूचना तकनीकी की सेवाओं का उपयोग ज्यादातर करना, कर्मचारियों की उपयोगिता को बढ़ावा देना, राज्य, बाजार, नागरिक समाज जैसे संगठनों में संगठनात्मक बहुवाद को प्रशासन के लिए बढ़ावा देना। संगठनात्मक बहुवाद यानी ऑर्गेनाइजेशनल प्लूरैलिटी या इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, जिसके बारे में हमने आपसे खंड 3 में चर्चा करी थी कि प्लूरैलिटी अगर होगी, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे कार्य हैं और एक ही ढांचा वो सभी कार्यों को निष्पादन नहीं कर सकता, तो हमें इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म की बात करनी होगी। विभिन्न ढांचे होने चाहिए जो सरकार की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से जनता की मांगों को समझते हुए अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग ढांचों को स्थापित किया जाना चाहिए। तो सुशासन का लक्ष्य है अर्थव्यवस्था का प्रभावी प्रबंधन, वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लोकहित को आगे बढ़ाना तथा लोक सेवा की प्राप्ति। एक बहुत ही सुधारवादी योजना है जो सरकार को और जिम्मेदार बनाएगी, दक्ष बनाएगी और कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक जो शासन है, जो सुशासन का जो अवधारणा है, वो एक गुणात्मक आयाम है यानी क्वालिटेटिव पैराडाइम है। हम किसी क्वांटिटी के आधार पर सरकार को मापने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी के आधार पर उसकी प्रशासनिक तंत्र को, उसकी शासन व्यवस्था को आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी सुशासन की कुछ विशेषताएं। सुशासन क्या है? सुशासन किस तरीके से लोगों के हितों को आगे लेके जा सकता है? सुशासन के सामने चुनौतियां भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है कि किस तरीके से शासन की संस्थाओं को हम सशक्त बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, नौकरशाही में भी भ्रष्टाचार है, राजनीति तंत्र में भी भ्रष्टाचार है। तो किस तरीके से हम सुशासन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज हमारे सामने है कि नागरिकों को किस तरीके से हम सरकार से जोड़ सकते हैं, किस तरीके से आर्थिक जो नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन आर्थिक नीतियों का किस तरीके से सुचारू रूप से क्रियान्वयन हम कर सकें, हमें उस पे भी अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को पार करते हुए सुशासन व्यवस्था को सामने आना होगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि सरकार से शासन तक का जो के परिवर्तन के अंतर्गत जो उच्चस्थ राजनीतिक व्यवस्था में अनेक एजेंसियां शामिल हैं, उनको अपने बीच एक परस्पर संबंध स्थापित करने होंगे। लोक निर्णय निर्माण में बहुत सारे व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक सुशासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद हम ये था आपका सुशासन व्यवस्था या सुशासन दृष्टिकोण, जिसमें हमने ये देखा कि क्या है सुशासन दृष्टिकोण, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या इसका लक्ष्य है और किस तरीके से वो लोगों के सामने जो समस्या है या इसके सामने जो चुनौतियां हैं, किस तरीके से उन चुनौतियों का सामना करते हुए वो लोगों के हितों की रक्षा करने में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जो आपका ये टॉपिक है, जो आपका
आज का विषय है वो है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण यानी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। क्या है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण यानी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच? 18वीं शताब्दी के प्रबोध काल में के प्रबोध काल से 20वीं शताब्दी के औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के काल तक विज्ञान व तर्क के आधार पर समाज में परिवर्तन के प्रयास होते रहे हैं। खासतौर पर 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, एमिली दुर्खेम, मैक्स वेबर के प्रभावी विचारों तथा तर्क से समाज विज्ञान का पूर्णतया मार्ग निर्देशन हुआ है। नागरिक अनुबंध, नागरिक सशक्तिकरण, विचार विमर्श तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लोक प्रशासन में द्वितीयक स्थान हो गया है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप नई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस क्यों ज़रूरत पड़ी? तो हमें ये समझ में आया कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, उनमें बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं और जिसके कारण जो लोक प्रशासन का जो ओरिजिनल फॉर्म था, कहीं न कहीं वो सेकेंडरी हो चुका है। अतः उत्तर आधुनिक नज़रिए के से हम आधुनिकतावादी प्रतिमान के विचार को चुनौती देते हुए लोक प्रशासन के वैकल्पिक उपागम की खोज करने में आगे बढ़ते रहे और कहीं न कहीं इसी का परिणाम था कि आपको उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण मिला। क्या है आधुनिकता? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आधुनिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाने की प्रक्रिया पर बल देते हैं। आधुनिकता 18वीं शताब्दी के यूरोप के प्रबोध काल की देन है जिसमें दार्शनिकों, सिद्धांतवादियों एवं वैज्ञानिकों को समाज में व्याप्त वैश्विक सत्य व न्याय के लिए प्रेरित किया गया है। सामान्य तौर पर आधुनिकता को विकास की प्रक्रिया समझा जाता है जिसका तात्पर्य प्रगतिशील परिवर्तन से के माध्यम से जनता और समाज का विकास करना है। वुरॉल ने सैमुअल हंटिंगटन की आधुनिकता पर अवलोकन का उद्धृत किया। एक बहुमुखी प्रक्रिया के फॉर्म में मॉडर्निज्म को समझा गया जो मानवीय विचार तथा क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। लोक प्रशासन के संकट को में जितने भी आपने जो चैलेंजेस हमने आपको बताए तो उस संकट को संगठनात्मक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से समझा जाता है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन है उसमें क्या समस्या थी। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन थे उसमें कहीं न कहीं रूढ़िवादिता थी। कंजर्वेटिज्म का एक एलिमेंट आपको दिखाई देता है। 1960 और 1970 के दशक के आसपास जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनके विचारों को चैलेंज किया गया। अगर आपको याद हो तो बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद कहीं न कहीं आपके पोस्ट मॉडर्न अप्रोच का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच है, जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, वो लोगों के जो विचार हैं, जो लोगों की आज की आवश्यकताएँ हैं, उनको समझ नहीं पा रहा है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है और व्यक्तियों को इकाई के रूप में नहीं देख पा रहा है। तो अगर हम व्यक्ति ही हर चीज़ का केंद्र है, व्यक्ति ही इकाई है, इंडिविजुअल इज़ द यूनिट ऑफ एनालिसिस, राजनीति में भी व्यक्ति ही केंद्र है। तो अगर हम व्यक्ति के व्यवहारों को नहीं समझेंगे, व्यक्ति के विचारों को नहीं समझेंगे, व्यक्ति की समस्याओं को नहीं समझेंगे, तो हम उनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएँगे? तो कहीं न कहीं पारंपरिक दृष्टिकोण को चैलेंज किया गया, पारंपरिक स्वरूप को जो है उसमें एक चुनौती दी गई और ये देखा गया कि अगर हम इसको चुनौती दे रहे हैं तो इसके विकल्प के रूप में हमारे सामने क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं और यही कहीं न कहीं आपके सामने वजह बनी उत्तर आधुनिकवाद के उदय के कारण एक बेस प्रोवाइड किया कि क्यों पोस्ट मॉडर्न अप्रोच आपके सामने आया। रोज़नियुक एक बहुत रिनाउंड स्कॉलर है। रोज़नियुक के अनुसार उत्तर आधुनिकवाद ज्ञान मीमांसा संबंधी धारणाओं को अस्वीकार करता है, प्रावैधिकी अभिसमय का खंडन करता है, ज्ञान के दावों का प्रतिरोध करता है और सत्य के सभी पहलुओं को दुरूह समझता है तथा नीति अनुशंसा को नकारता है। क्या है नीति अनुशंसा? क्यों हमने उसको नकारा? तो सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जो सरकार है, विज्ञान व सरकार के प्रति विश्वास में कमी, डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन साइंस एंड गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। जब उन्होंने मॉडर्निज़्म को डिफाइन करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि बहुत सारी समस्याएँ हैं और उन समस्याओं में से एक समस्या ये है कि लोगों का विज्ञान और सरकार के प्रति जो विश्वास है, वो कम होता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है, सरकार की पारदर्शिता के प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है, सरकार की जो जो कुशलता है उसके प्रति हमारा विश्वास कम हो रहा है। तो कहीं न कहीं इन जटिलताओं का सामना करने के लिए हमें एक नए आयाम की ज़रूरत है। उसके बाद सोशल फ्रैगमेंटेशन एक दूसरा कारण था पोस्ट मॉडर्निज़्म के उदय का। सामाजिक
सामाजिक विखंडन, वैश्विक पूंजीवाद में बढ़ोतरी के साथ ही क्षेत्रों, सांस्कृतिक समूहों, प्रजातियों और समूहों व संप्रदायों के बीच बहुस्तरीय आधार पर अनिश्चितता आपके सामने दिखाई दे रही थी। तो लोगों को ये लगा कि अगर ये विखंडन सामने आ रहा है, अगर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर काम नहीं कर पा रहे हैं, हम समाज के लिए या समाज हित की भावना के से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये सामाजिक खंडन हमें दिखाई दे रहा है, सामाजिक विखंडन, फ्रेगमेंटेशन अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सरकार लोगों को कहीं न कहीं कन्विंस करने में सफल साबित नहीं हुई है और वो लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रही है, और इसलिए हमें एक ऐसे नए आयाम या प्रतिमान की आवश्यकता है जिससे लोग एक साथ मिलकर कार्य कर सकें और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सॉल्यूशन हम लेकर आए जो सभी की समस्याओं का एक साथ समाधान प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद स्केप्टिज्म यानी संशयवाद भी एक बहुत प्रमुख कारण था उत्तर आधुनिकवाद के उदय का। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व व अभिजनवादी संस्कृति यानी इलीट कल्चर के प्रति संशयवादी है। संशयवादी थोड़ा सा डाउटफुल है, स्केप्टिक है उसकी प्रकृति के प्रति। उनका मानना है कि जो उत्तर आधुनिकवाद है वो निहित हितों को बढ़ावा देता है, सामाजिक जटिलताओं को दूर करने के मनमाने तरीकों को कहीं न कहीं हटाने का प्रयास करेगा और कुछ ऐसे विकल्पों को लेकर आएगा जो लोगों की जो प्रेफ़रेंस है, लोगों की जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय व्यवस्था के सामने कुछ नए विकल्पों को लेकर आएगा और साथ ही साथ लोगों के हितों को आगे लेकर जाने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद एक विरोधीकरण लोगों को दिखाई दे रहा था। वो विरोधीकरण कैसा था? पैराडॉक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का विरोधाभास भी उनको दिखाई दे रहा था। वैश्वीकरण तो दिख रहा था कि लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रशासन का क्या रूप था, लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा था। तो कहीं न कहीं ये कहा गया कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चलता रहे। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन में हमें ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हमें अपना योगदान देना है, तो सबसे पहले हमें अपने प्रशासनिक ढांचों को परिवर्तित करना होगा या प्रशासनिक ढांचों के रूप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक नए आयाम को लाना होगा और वो नया आयाम आपके सामने कहीं न कहीं आप कह सकते हो पोस्ट मॉडर्निज्म के फॉर्म में निकल कर आया। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो सबसे पहला एलिमेंट आपको दिखाई देता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म यानी संगठनात्मक मानववाद, यानी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति है उसको संगठित रूप से हमें लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने, अगर आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम याद हो तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी थी, हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, लेकिन कहीं न कहीं सबका जो एंड रिजल्ट था वो यही था कि हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समझते हुए बातों को ध्यान में रखते हुए, विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि हम कहीं न कहीं एक सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र को लोगों के सामने रख पाएँ। और नवीन लोक प्रशासन, जैसा कि हमने आपके सामने डिस्कस किया था, नवीन लोक प्रशासन आपके उत्तर आधुनिकवाद का ही एक आप कह सकते हो आउटकम था। नवीन लोक प्रशासन में आपने देखा था कि उन्होंने वैल्यू के बारे में बात करी थी, क्लाइंट सेंट्रलिटी के बारे में बात करी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में बात करी थी, ब्यूरोक्रेसी में जितनी भी या नौकरशाही में जितनी भी आप कह सकते हो हायरार्की थी, उस हायरार्की को ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की में परिवर्तित करने के बारे में बात उन्होंने करी थी। इसके बाद आपने देखा कि हमने आपसे पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में भी बात करी, तो ये जो पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच थे, ये भी कहीं न कहीं उत्तर व्यवहारवाद या उत्तर आधुनिकतावाद का ही एक आउटकम आपके सामने दिखाई दिया जा रहा है। उत्तर आधुनिक सिद्धांत की विशेषताएँ क्या है? क्या ट्रेड्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रकृति है? तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है अ, द्वंद्वात्मकता यानी डायलेक्टिक। डेनहार्ट ने ये तर्क दिया कि जो सकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण हमें हमें जो सत्य की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई है। इन विचारों के आधार पर ही हम विद्वानों ने ऐसी संभावनाओं व संबंधों की खोज करी जिनके माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रतिपादित किया जा सके, भाषा, संस्कृति, संवाद तथा नागरिकों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके, और वो जो द्वंद्व हमें दिखाई दे रहा है समाज में कि वास्तविकता क्या है और क्या हम चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं है वो क्या है और जो वास्तविकता क्या है वो क्या है, उनके बीच में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। उनके बीच की जो द्वंद्व है, उनके बीच का जो द्वैधी भाव है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। एक कोऑर्डिनेटेड सोसाइटी, एक समन्वय पूर्ण समाज हमारे सामने आना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपनी मांगों को अच्छे से सरकारी तंत्र के सामने रख सके और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो दक्ष तरीके से, कुशल तरीके से उनकी समस्याओं का जो समाधान है वो उनको
दे सके। इसके बाद विसंरचना यानी डिकंस्ट्रक्शन की बात भी करता है। विसंरचना उत्तर आधुनिक विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, एक विधि है जो परंपरागत लोक प्रशासन की केंद्रीकृत प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है और साथ ही विविधतापूर्ण समाज के परिवर्तनशील प्रकृति को समझने में भी प्रयास करती है। इसके बाद उन्होंने कहा डी टेरिटोरियलाइजेशन यानी अप्रादेशिकता बोगसन के अनुसार अप्रादेशिकता प्रतिनिधित्व के आधुनिक तरीकों को नकारती है क्योंकि वो वैज्ञानिक सुझाव का समर्थन करता है। परंपरागत लोक प्रशासन संतुलित समरूपता तथा वैश्विक ज्ञान पर केंद्रित है, जबकि ठीक इसके विपरीत उत्तर आधुनिकता का केंद्रीय जो तत्व है वो वास्तविकता यानी रियलिटी पर आधारित है और उसका मतलब है कि असीमित निजाती व स्थानीय ज्ञान जिसके लिए आप कार्य कर रहे हो वहां की चीजों को रूट तक जाकर समझना कहीं ना कहीं ये फोकस करता है कि हम उस जगह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तभी हम ये कह पाएंगे कि हम परंपरागत स्वरूप से आधुनिक स्वरूप की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इमेजिनेशन को भी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच का एक बहुत अहम हिस्सा माना। उनका मानना था कि कल्पना शक्ति अलग अलग के आधार पर हम चीजों को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, अलग तरीके से चित्रण कर सकते हैं, उसकी नीति कथा को अलग तरीके से समझ सकते हैं और अलग अलग चित्रण के माध्यम से हम अलग अलग विकल्प लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वैकल्पिकता के बारे में बात करी यानी ज्यादा से ज्यादा विकल्प हमें लोगों के सामने लेकर आने होंगे क्योंकि अगर वो विकल्प हमारे सामने या लोगों के सामने अगर हम नहीं लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं विकल्पों का अभाव हो जाएगा और लोग अपना विश्वास हमसे खो सकते हैं। तो एक ये उत्तर आधुनिकवाद एक ऐसा उपागम आपके सामने आया जो लोगों की समस्याओं की व्याख्या कर सके, लोगों की समस्याओं को सुचारू रूप से प्रशासन के सामने रख सके और उसके बाद कहीं ना कहीं वो और उनको एक नया आयाम देते हुए लोगों के हितों की रक्षा कर सके। तो इस तरीके से जो उत्तर आधुनिकवाद था एक कहीं ना कहीं उसे क्रिटिकल थ्योरी के फॉर्म में भी समझा गया, एक समीक्षात्मक सिद्धांत के रूप में भी उसको देखा गया कि उसने परंपरागत जो स्वरूप था प्रशासन का उसकी समीक्षा करी, उसका विश्लेषण किया, उसमें जो कमियां थी उसको हाईलाइट करा, लोगों के सामने प्रस्तुत करा और उस जो परंपरागत स्वरूप था उसके सामने क्या चुनौतियां थी उनको समझते हुए एक ऐसी थ्योरी आपके सामने लाने की कोशिश करी जिससे कि परंपरागत स्वरूप है उसमें परिवर्तन करते हुए एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव आपके सामने लाएं, एक ऐसा प्रतिमान आपके सामने स्थापित करें जो लोगों के चीजों को अच्छे से समझ सके। और इसी पोस्ट मॉडर्न अप्रोच का एक आउटकम आपको दिखाई देता है, इसका एक रिजल्ट या एंड रिजल्ट आपको दिखाई देता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो बेसिकली जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेशन का उसका ये मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था में फेमिनिज्म बेसिकली जब भी आप नारीवाद की बात करते हो तो नारीवाद बात करता है जेंडर को ध्यान में रखते हुए लोगों को कहीं ना कहीं विकल्प देने की बात करता है कि नारियों को जो स्त्रियां हैं उनको भी आगे लेके जाना चाहिए। परंपरागत स्वरूप में अगर आप एरिस्टोटल की बात करो या अगर आप प्लेटो की बात करो तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो स्त्रियां थी उनके जो कार्य क्षमता था उसको सीमित कार्य क्षमता के रूप में उन्होंने लोगों के सामने रखा और उनका मानना था कि जो स्त्रियां होती है वो घर के कार्यों का निष्पादन करने के लिए बनी होती है। लेकिन जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आया पब्लिक मैनेजमेंट का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका ये मानना था कि स्त्री अपने आप में संपूर्ण है और स्त्रियों को भी शासन व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से घर के कार्यों में योगदान देते हुए वो घर के जो व्यय है उनको कम करते हुए सारे घर के जो सदस्य उनके हितों की रक्षा करती है, उसी तरीके से अगर स्त्रियों को प्रशासनिक व्यवस्था में या नौकरशाही व्यवस्था में शामिल किया गया तो कहीं ना कहीं वो सुचारू रूप से शासन व्यवस्था के तत्वों को समझते हुए बाकी व्यक्तियों के साथ अपना योगदान दे सकती है। उनका ये मानना था कि स्त्रियों को वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड किया गया जिसके माध्यम से वो जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके और इसीलिए जो स्त्रियों का स्वरूप था वो सीमित होकर रह गया। तो इस जो परंपरागत सीमित स्वरूप था नारियों का उसको एक चुनौती दी गई और जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कहा गया कि स्त्रियों को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री होने के नाम पर आप हमें प्रशासन में कहीं रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन आप हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दीजिए, हमें अवसरों की समानता प्रदान करिए ताकि हम भी उन्हीं व्यक्तियों के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था की जटिलताओं को समझते हुए लोकहित की अवधारणा को समझते हुए लोकहित के विभिन्न आयामों को समझते हुए लोक प्रशासन के विभिन्न उपागमों को ध्यान में रखते हुए लोक प्रशासनिक व्यवस्था में अपना योगदान दे सके।
जो नारीवाद पर्सपेक्टिव है, जो नारीवादी पर्सपेक्टिव है, उसका ये मानना था कि जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच आप बात कर रहे हो आधुनिकता में पार्टिसिपेटरी अप्रोच की, आप डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, लेकिन वो डायरेक्ट सिटीजन सिटीजन जो वर्ड है, वो डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है अगर स्त्रियों को भी दिखेगा कि व्यक्तियों को उनके सामने या स्त्रियों को भी कहीं ना कहीं समान रूप से प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, तो स्त्रियों का विश्वास भी सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ेगा। वो अच्छे से कहीं न कहीं अपने आप को उनके साथ जोड़ के रख पाएँगे और अपनी सहभागिता ज़्यादा हद तक लोगों के सामने लाने में अपना जो प्रयत्न है वो दिखा पाएँगी। और जब पार्टिसिपेशन सिटीज़न पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो सिटीज़न ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा। नेशन बिल्डिंग यानी जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो सकेगी, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तभी हो सकता है जब राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जो लॉयल्टी है वो राष्ट्र की तरफ केंद्रित हो। तो अगर कभी भी प्रशासनिक व्यवस्था या तंत्र व्यवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो समाज के एक ही वर्ग पर या पुरुष वर्ग पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कर रही है, या पुरुष वर्ग को ही तंत्र व्यवस्था का हिस्सा बनने पर का अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्त्री वर्ग है उनके सामने एक हीन भावना आ सकती है, या अपनी जो उनके अंदर शक्तियां हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है, वो शायद उसको पहचान ना पाए। तो अगर हम स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य से उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे, आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए अगर हम उन्हें समान अवसरों की समानता प्रदान करेंगे, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी, अच्छे से बढ़ेगी, समान अवसर के साथ बढ़ेगी, सहभागिता के साथ बढ़ेगी, सूचना का प्रसारण होगा, तंत्र का विस्तार होगा और राष्ट्र का निर्माण होगा। तो आज के खंड में में हमने आपसे चर्चा करी नवीन लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य के बारे में कि क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। हमने आपको सुशासन व्यवस्था के बारे में बताया, गुड गवर्नेंस अप्रोच के बारे में बताया, हमने आपसे बात करी। हमने आपको पोस्ट मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताया कि उत्तर आधुनिकवाद अप्रोच या उपागम क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसकी रूपरेखा है, इसके आधार क्या थे। और उसके बाद हमने संक्षेप में आपसे नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करी कि नारीवादी दृष्टिकोण क्या है, क्या बात करता है, क्या डिमांड करता है। तो आज के सत्र में इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले सत्र में। नमस्कार।